कोई नहीं, सबको नहीं आता, हमको भी नहीं आता था, सब फिर धीरे धीरे बताया, देखा। तो अल्टरनेरिया की ये सिम्टम्स हो गए, ठीक है। अल्टरनेरिया को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा भाई? जहां आपको कुछ समझ में ना आए ना कि क्या करना है, तो सीधी सी बात है, पहली बात तो रोगी पौधे अगर कम है खेत के अंदर तो उन्हें उखाड़ दो, जला दो, या फिर उन्हें जमीन में दबा दो। ज्यादातर जमीन में दबाना सेफ नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जो बीजाणु बने, हो सकता है वो अगले साल तक जिंदा रह जाए, ठीक है। 6 महीने बाद आपने कोई फसल की, उसमें फिर से उगाया, तो इसलिए समझ आ रही है बात, तो जला देना बेटर रहता है। दूसरी चीज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब एक फसल इस बार वेजिटेबल कर ली तो अगली बार फिर धान्य वगैरह कर लिया है ना, गेहूं बाजरा वगैरह वो सब कर लिया, अगली बार कोई और फसल कर दी, ठीक। तो बार बार फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है। फसल चक्र अपनाने से, और दूसरी चीज क्या, एक साथ खेत में एक बार में एक ही तरीके की फसल नहीं उगनी चाहिए, दो अलग अलग। तो उससे क्या है, अगर एक फसल बर्बाद हो भी गई तो आधी तो बचेगी, दूसरी कुछ तो फायदा होगा, मंडी तक नहीं भी जा पाई तो घर में तो काम आएगी, कहीं ना कहीं दूसरे लोकल मार्केट में सेल करोगे, ठीक है, इसलिए। अच्छा, और फिर दोनों का मेंटेनेंस अलग अलग है, तो कई बार ज्यादा वजन नहीं हो पाता है, ठीक, बर्डन नहीं पड़ता आर्थिक रूप से। दूसरी चीज फसल का पुनरावर्तन, और क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोर्डो मिक्सचर मिलाना चाहिए। ये लिख लीजिए आप लोग, ये पूछ लिया जाता है, इसका आपसे कंपोजिशन पूछा जाता है कि बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है। बोर्डो मिक्सचर में 1:10 का रेशियो होता है। 1:10 कहो, या उसको 5 ml 5 ml और 50 ml, इस तरीके से, मतलब रेशियो तो 1:10 का रहा ना, इस मिक्सचर में होता है क्या क्या, CaSO4 और इसके अलावा वाटर मिलाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रो, वो कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और उसके बाद क्या मिलेंगे उसके अंदर, वाटर। तो ये बोर्डो मिक्सचर बोला जाता है, ठीक। अब बोर्डो मिक्सचर के बाद आगे, अब इसमें हो गया, ये फिनिश हो गया, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि कई बार एंथ्रेक्सोनोज, बोर्डो मिक्सचर नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, कुछ नहीं है, बस इतना ही लिख लो, इसमें 1:10 के रेशियो में होता है, इसमें कैल्शियम सल्फेट वगैरह, कैल्शियम सल्फेट, जल, ये सब, क्योंकि अब इस हिसाब से आपकी ये यूनिट तो कंप्लीट हो गई। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर अगली यूनिट स्टार्ट करती हूँ। अगली आपकी यूनिट है, फर्स्ट वाली है ना, सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी में एक छोटा सा इंट्रो आएगा, और ये सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, क्या उनका रोगाणुओं का सिद्धांत है, ये सब कुछ, जीवाणु की संरचना, कैसे जनन करता है, उसके तरीके हैं, 2 तरीके हैं उसमें, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ोगे, और इसमें माइकोप्लाज्मा पढ़ोगे। माइकोप्लाज्मा का एक दूसरा नाम होता है पादप जगत का जोकर, लिखो, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या पादप जगत का जोकर, लिखा। उसके आगे लिखो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं। माइकोप्लाज्मा को क्या बोला जाता है, पादप
जगत का जोकर, या इसका दूसरा नाम होता है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा ये रह गया क्या? हाँ 1 मिनट, हाँ इसमें ये लिख लो तुम CaSO4 CaOH होल ट्वाइस और H2O, ये लिख लो। वैसे ये चीज है हायर क्लास की, पर लिख लो। चूने में क्या मिला देना है? कॉपर सल्फेट और पानी, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, हटा दो। ठीक है जी, आगे माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ क्या होता है? पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? जोकर कौन होता है बताओ? जिसकी फिक्स कोई ड्रेस नहीं है ना, जिसका फिक्स कोई काम नहीं है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, बार बार अपना रूप स्वरूप जो बदल लेता है, वही तो जोकर माना जाता है ना। जो कोई भी कैसे भी कपड़े पहन लिया, नाक पे कुछ भी लगा लिया, वो जोकर बोला जाता है। ठीक ऐसे ही क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये एक ऐसा जीव है जो सबसे छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है। आपसे कभी पूछा जाए ना स्मॉलेस्ट सेल, यानी कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी है? पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ का पूरा दूसरा नाम क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में प्लूरो का पी और निमोनिया की स्पेलिंग पी से ही शुरू होती है। एन के आगे आ गया ना पी तो साइलेंट हो जाता है, जैसे के अगर एन के पहले आ जाए नोन में तो साइलेंट हो जाता है ना, ऐसे ही। तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा होता है और इसे पादप जगत का जोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति तो है नहीं, झिल्ली होती है, और वो भी 3 परत वाली झिल्ली होती है, और इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, ये तो हमने बना दिया ऐसा। ठीक है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो प्लूरो निमोनिया जो है वो ऐसा लगता है जैसे ऑमलेट जल गया हो, अंडा तोड़ के बनाते हैं ना ऑमलेट, वही एक जले हुए ऑमलेट की जैसा दिखाई देता है। ठीक है, और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे धब्बे जैसे और ऐसी चेन जैसी दिखाई देगी, इसका डीएनए जो है वो इसी तरीके का, ये इसके अंदर इस तरीके से रसधानियां मिलेंगी और ये पूरा लिक्विड कंटेंट मिलेगा। ठीक, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी कोशिका होती है। लगभग 0.03 के म्यू एम मतलब क्या होता है? माइक्रोमीटर के करीब इसका व्यास होता है। फिर माइकोप्लाज्मा के अंदर होगा क्या? जो कवर है इसका ये कैसा होगा? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपोप्रोटीन की झिल्ली होती है, और ये 3 परतीय होती है, या त्रिस्तरीय बोल सकते हो आप। लिपोप्रोटीन का मतलब लिपिड और प्रोटीन दोनों, ऐसे पढ़ी होगी ना आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बोलो, ऐसे पढ़ के आए होंगे आप लोग। फिर इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ये कंडीशन होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं ना, जिसमें ये जो अणु है ये तो क्या है? लिपिड कोशिका झिल्ली के मॉडल पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा? ध्यान नहीं होगा।
तो ठीक है, फिर आपको पहले कोशिका समझानी थी मुझे, है ना, चलो कोई नहीं। अब तो इस तरीके से लिपिड और ये हो गई प्रोटीन, चैनल प्रोटीन होती हैं, ये बाह्य, ये इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक प्रोटीन, ये बाह्य प्रोटीन। ऐसा लगता है जैसे कढ़ी में पकौड़ी तैर रही हूँ ना, ठीक वैसे ही लिपिड के तरल के अंदर, लिपिड के समंदर के अंदर प्रोटीन तैरती रहती है, ठीक है। तो उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, तरल मोज़ेक मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था ये जीवाणु कोशिका पढ़ाऊंगी तब और डिटेल में समझ लेना, क्योंकि लिपोप्रोटीन मतलब किस किस से मिलके बनी है, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी है, इसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। यहाँ ये क्या हो गया इसका, आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है कोशिका के अंदर, या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, डीएनए। अच्छा, सभी की कोशिकाओं में मुख्य रूप से डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है, लेकिन जो पादप हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले जो विषाणु है, पादप विषाणु, उनमें क्या होता है, पादप विषाणुओं के अंदर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आई बात समझ। इसके अलावा अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो उसको राइबो वायरस बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, आरएनए है। अभी तक की रिसर्च ये कहती है, ठीक है। अभी उसमें और रिसर्च होगी तब क्या होगा वो पता चलेगा। ऐसे ही एड्स का वायरस कौन होता है, एड्स तो रोग है, और उसका विषाणु कौन है, HIV, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि इम्यूनिटी क्षमता को कमजोर करने वाला विषाणु। तो वो HIV वायरस जो है, उस HIV वायरस के अंदर भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, डीएनए नहीं। आगे बात समझ में। मुख्य रूप से डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है, आरएनए नहीं करता, केवल पादप विषाणु वगैरह हैं कुछ उनमें करता है। जैसे टोबैको, TMV पढ़ोगे आप जब वायरस पढ़ोगे, ठीक है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके अंदर आरएनए होता है। उसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या बोलेंगे, उपापचयी पदार्थ। उपापचय किसे कहते हैं, उपापचय वो क्रिया होती है जिसमें या तो कुछ दो मेटाबॉलिक बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ये तो उपापचयी पदार्थ। देखो भाई, हर कोशिका के अंदर एक क्रिया होती है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब दो क्रियाओं से मिलके बनी है ये, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ते हैं और एक बड़ा सा अणु बनाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे ग्लूकोज के अणु मिलेंगे लगभग 3000, और ग्लूकोज के सभी अणु जुड़ करके क्या बनाएंगे, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन बनाते हैं जंतुओं के अंदर, और पौधों के अंदर ग्लूकोज मिलके स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। जो भी हम खाते हैं वो जमा हो रहा है ना, जितना खा रहे हैं उतना ही लगा रहे हैं, अगर उतनी मेहनत कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो कभी मोटे नहीं होंगे। कई बार होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना ही खा ले मोटे ही नहीं हो पा रहे। इसका मतलब क्या है, खाया और लगा दिया, डिपॉजिट नहीं हो पाया। वो अगर जुड़ेगा शरीर में, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब सूक्ष्म अणु जुड़ करके एक बड़ा अणु बनाते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब है एक बड़ा सा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। धूम धड़ाक होती है बॉडी के अंदर, होती है। कैसे, जब आपने खाना खाया, मान लो आपने आलू खाया, तो आलू में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वो शरीर में गया, पच गया, आमाशय के अंदर जाके मथा गया, फिर उसको कहाँ भेजा गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत में उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ जाएगा, रक्त के अंदर। रक्त में फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसके बहुत सारे ग्लूकोज के अणु, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या एक फैमिली है जिसके उदाहरण होते हैं ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, ठीक है, इस तरीके से। तो ग्लूकोज जुड़ता रहेगा और क्या बना देगा वो, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पहले तो लिवर में इकट्ठा होगा, बच गया तो फिर मसल्स में इकट्ठा होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है हर बार आप खाना ही खाओ, रोज खाना खाओ, रोज काम करो। किसी किसी दिन ऐसा होता है आप खाना नहीं खा पाए, मिस हो गया बाई चांस ब्रेकफास्ट, तो फिर क्या करोगे, काम तो फिर भी करना पड़ेगा, काम थोड़ी ना रुक रहा है तुम्हारा। आओगे कॉलेज, आना पड़ा, पढ़ना पड़ा, उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है तुम्हारी, बोलने में, चलने में, उठने में, लिखने में। वो एनर्जी कौन देगा,
जो बचा हुआ ग्लाइकोजन था वो टूटेगा। आप जैसे कई बार दिवाली पे बम फोड़ते हैं ना, रस्सी बम, क्या बोलते हैं उसको, सूत्री बम। तो अब जब वो रस्सी वाला बम फूटेगा तो क्या है, वो पैकेट है पूरा, जैसे उसमें आग लगी क्या होगा, वो 3 तरीके की एनर्जी देगा फटने के बाद, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। उजाला आया उसमें से, गर्मी बढ़ी उससे और आवाज भी आई। 3 तरह की एनर्जी फूटी कि नहीं फूटी। सेम कंडीशन यहाँ होती है, ये बड़ा वाला ग्लाइकोजन फूटेगा तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी एटीपी। बोलो, इसके अलावा एटीपी। तो इस तरीके से जब ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा फिर कहाँ जाएगी, बाकी शरीर को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम होगा। यानी कि खाना खाओ या मत खाओ, काम करना पड़ेगा। तो उस काम के लिए क्या किया जाता है, शरीर पहले से खाना स्टोर करके रखता है, इसीलिए हम खाते हैं, बचाते हैं, फिर आगे अपना काम चलाते हैं। समझ आई बात। अगर शरीर बचाएगा नहीं, जितना खाया शाम तक लग गया तो सुबह उठोगे कैसे, क्यों। तो इस तरीके से उपापचयी पदार्थ हर कोशिका के अंदर होते हैं। उपापचयी क्रिया, हिंदी में बोलते हैं इसे उपापचय, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए होगा, सॉल्यूबल घुली हुई प्रोटीन होगी, क्या होगी, घुलित प्रोटीन पाई जाएगी। और इसके अलावा इसमें होते हैं विशेष प्रकार के अणु, उन्हें क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ये 8 के आकार के दिखाई देते हैं, पैलाडे ने ढूंढे थे इसलिए इन्हें पैलाडे कण भी कहते हैं, राइबोसोम या पैलाडे कण। ये हो गया आपका क्या, माइकोप्लाज्मा की पूरी संरचना, ठीक है। अच्छा, 40 प्रकार के एंजाइम्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बात करें आगे कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। अच्छा सुन लो एक बात, जब जंतुओं में रोग फैलाए तो उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। कब, जब जंतु रोग का कारक हो। अगर यही पौधों में रोग उत्पन्न कर दे तो फाइटोप्लाज्मा, क्योंकि फाइटो वर्ड का मतलब होता है वृक्ष, पेड़ पौधे। फाइटोप्लाज्मा कब, जब ये क्या करे, पादप रोग कारक। आगे बात समझ में, कोई डाउट, कोई दिक्कत। तो अब इसके बाद आगे क्या करना है, आगे इसमें पढ़ना है कि माइकोप्लाज्मा कैसे जनन करेगा, उसके बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो पादप जगत का जोकर क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई फिक्स आकार इसका नहीं है, वो तो हमने बना दिया इसको इससे गोल सा, ठीक है ना। ये इसका डीएनए होगा, केंद्रीय झिल्ली के हिसाब का, यहाँ गैप नहीं होता है, हाँ ध्यान रखना भाई, किसी तरीके का गैप नहीं है। इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। इसको कई बार आवरण रहित जीवाणु भी बोलते हैं, पादप जगत का जोकर बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, स्फीरोप्लाज्मा भी बोलते हैं, ग्लैक्सोप्लाज्मा भी बोलते हैं और ऑक्जेलोप्लाज्मा भी बोलते हैं। वो सब इसके उपापचयी पदार्थ के आधार पर, अगर ग्लाइकोजन को खत्म कर रहा है तो ग्लैक्सोप्लाज्मा, ठीक है ना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वगैरह इसमें काम कर रहा है तो ऑक्जेलोप्लाज्मा, ठीक है। क्या नाम है इसका, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा होता है। कहाँ कहाँ मिलेगा भाई, वैसे तो ये सर्वव्यापी, लेकिन मिलेगा कहाँ जनरली, ये मिट्टी के अंदर, ठीक है ना। मिट्टी जहां पर क्या होगा, सड़े गले पदार्थ और जीव जंतु सड़ रहे हो, गल रहे हो, जहां पर डेड बॉडीज होंगी, है ना, उस एरिया में ये मिलेगा, ठीक है। तो इसका आवास लिख लो, आवास मृदा में, जहां पर क्या है, सड़े गले जीव और पादप होते हैं। वैसे पादप भी जीव ही होते हैं ना, जंतु या पादप, जीव के बजाय जंतु लिखना बेटर है।
जंतु और पादप जहाँ पे होते हैं। ठीक है, बाकी की कहानी कल।